नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है। तमाम राज्यों में केस घट रहे हैं। साउथ के कुछ राज्यों में मुश्किल जरूर है, लेकिन अब देश के सामने सबसे बड़ी आफत है तीसरी लहर की। क्या दूसरी के बाद अब तीसरी लहर कहर बर पाएगी? हम कितने हैं तैयार? इस तीसरी लहर के लिए किस तरह की हमारी तैयारी, इस पर देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में एक बार फिर से मजदूर लौट रहे हैं। सोमवार से यहां फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। राजस्थान में मिनी लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा महाराष्ट्र भी संभल गया है। मुंबई में हलचल शुरू होने वाली है। एमपी भी छूट देने के मूड में है। साफ है कि कोरोना कमजोर पड़ रहा है। सबसे बुरे दिन बीत गए हैं। दूसरी लहर का बुरा सपना खत्म हो रहा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। शुक्रवार को देश में 1,73,000 नए केस सामने आए। ये 45 दिन में सबसे कम है। एक दिन में 2,51,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए और रिकवरी रेट 90% को पार करके 90.80% रहा। पॉजिटिविटी रेट भी 10% से नीचे आ गया। कुछ राज्यों में ये 3% तक आ गया है। लेकिन ये आंकड़े इतनी राहत नहीं देते कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। सवाल ये कि दूसरी लहर के बाद क्या दूसरी के बाद तीसरी लहर आएगी? कब और कितनी मारक होगी तीसरी लहर? क्या हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? क्या हमारा स्वास्थ्य ढांचा तीसरी लहर झेलने को तैयार है? जी हां, अब वक्त तीसरी लहर की तैयारियों को परखने का है। अब तो दूसरी लहर का पीक गुजरने के बाद देश को खोलने का है। क्या गारंटी कि 1.5 महीने से घरों में कैद लोगों के अचानक निकलने से कोरोना फिर सिर नहीं उठाएगा? दिक्कतें कई हैं, कई मोर्चों पर काम करना है। सबसे पहले वैक्सीनेशन का बड़ा मोर्चा है। आज की बात करें तो अब तक सिर्फ 20,89,02,445 लोगों को टीका लगा है। शुक्रवार को एक दिन में 30,62,000 लोगों को टीका लगा। रफ्तार यही रही तो पूरे देश को टीका लगाने में कई महीने लग जाएंगे। ऐसे में कई चुनौतियां हैं, जैसे टीकाकरण तेजी से बढ़ाना है, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है, गांव तक सुविधाएं देनी है और जागरूकता लानी है। चुनौती बड़ी है। तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आपदा अपने साथ सिर्फ एक अवसर लेकर आती है कि सुधार की प्रक्रिया को कई गुना तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे वक्त में, ऐसे में तीसरी लहर के लिए हिंदुस्तान की कैसी है तैयारी, इस पर हम चर्चा करें। उसके पहले जल्दी कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। अच्छी खबर यह है कि दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है। आंकड़े धीरे ही सही, लेकिन अब घटने लगे हैं और यकीनन ये घटते हुए आंकड़े हिंदुस्तान को सुकून देने वाले हैं। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किन मोर्चों पर काम करना होगा। अब हिंदुस्तान को अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा। बीते दिनों हम सब ने देखा ऑक्सीजन की किल्लत के कारण कैसे लोगों की जान गई। कोरोना की भरपूर जांच किट की उपलब्धता को हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को भी विस्तार दिए जाने की जरूरत है। दवाओं की उपलब्धता का सटीक इंतजाम करना होगा, क्योंकि दवाओं की कमी भी जगह जगह हम सबको देखने को मिली। कोरोना जांच के लिए जरूरत के मुताबिक लैब को भी बनाना होगा, ताकि आसानी से कोरोना जांच के लिए लोग जाएं और बिना देरी के उनकी जांच तुरंत हो जाए और साथ ही उनके रिजल्ट भी तुरंत मिल पाए। हम सब ने दूसरी लहर में यह भी देखा कि कैसे 2-2, 3-3 दिन, 5-5 दिनों तक कई लोगों ने इंतजार किया अपनी जांच रिपोर्ट का, और यकीनन उन लोगों के कारण कोरोना और ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। तो हिंदुस्तान को किन मोर्चों पर काम करना होगा वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और यकीनन वक्त की जरूरत भी यही है। दूसरी लहर ने जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने पैदा की, जो स्थिति हिंदुस्तान के भीतर बनी, तीसरी लहर में वैसी परिस्थिति का सामना हमें नहीं करना पड़े। इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है, ताकि तीसरी लहर जिस भी तरह की चुनौतियां लेकर आए, लेकिन हमारी तैयारियों के आगे वो घुटने टेक दे। कोरोना की दूसरी लहर के सबब गांवों में स्वास्थ्य ढांचा सुधारना होगा। गांवों में जांच का इंतजाम करना होगा। गांवों में जांच की स्थिति अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। दूर दराज इलाकों में इलाज की सुविधा देनी होगी, क्योंकि लोगों को एक से दूसरी जगह अपने इलाज के लिए भटकना पड़ता है, दूर शहर की ओर रुख करना पड़ता है। वहीं बंद स्वास्थ्य केंद्रों को चालू करवाना होगा। खासतौर से हमने बिहार की तस्वीरें देखी, किस तरह से वहां पर अस्पतालों के बुरे हाल। डॉक्टर्स, नर्सों के खाली पद तत्काल भरे जाने की भी जरूरत है।
स्वास्थ्य बजट को भी बढ़ाना होगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट बढ़ेगा, यकीनन उसके जरिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए उसका हम निर्माण कर पाएंगे। बीमारी पर जागरूकता लानी बेहद जरूरी है। स्वच्छता को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। ये तमाम वो दूसरी लहर के सबक हैं जिसको हम सबको अपनाए जाने की जरूरत है। एम्बुलेंस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। एम्बुलेंस की खामियां किस कदर देखने को मिली, सिर्फ एक राज्य नहीं, हर एक राज्य से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे ताकि उसके जरिए जो परिजन हैं वो अपने मरीजों को लेकर निश्चित हो सकें। और इसी पर बातचीत करने के लिए देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ चुके हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं और हेड कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल राजधानी दिल्ली से। डॉक्टर मनोज, सीधे मैं आपका रुख करते हुए, और पहला सवाल मेरा यही है, दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है, धीरे धीरे ही सही आंकड़े अब कम हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान की किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं ताकि तीसरी लहर अपने सामने जिस भी तरह की चुनौतियां लेकर आए, हमारी तैयारियां इतना पुख्ता और मजबूत हों ताकि वो घुटने टेक कर चला जाए। किस तरह की स्थिति, किस तरह के इंतजामात, और अभी हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है, क्या जानकारी देंगे साहब? देखिए, जिस दिन ये बात कही गई थी कि तीसरी वेव जो है, थर्ड वेव जो है कोरोना की, वो इनएविटेबल है और आएगी ही, तो हमें भी लगा कि ये आएगी। क्योंकि आप अगर विदेशों का भी अगर आप देखें, हिस्टोरिकली आप देखें, फॉरेन कंट्रीज में भी थर्ड वेव फोर्थ वेव आया, तो आएगी। इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और ये किस तरह के पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी, जैसा मुझे लगता है कि ऐसा मान रहे हैं कि जो बच्चे हैं इस बार ज्यादा संक्रमित होंगे, क्योंकि एडल्ट्स का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो संक्रमित हो चुका है या उसको कहीं एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। तो इस बार निश्चित तौर पे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्टेड होगा, बट मुझे लगता है सीवियरिटी ऑफ इलनेस उतनी नहीं होगी। और ये बार बार लोग कह रहे हैं कि पेरेंट्स को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होंगे माइल्डली सिम्टोमेटिक होंगे या एसिम्टोमेटिक होंगे, बट कुछ परसेंटेज 2 से 3% बच्चे जो हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे मैं महाराष्ट्र का जिक्र करूं तो महाराष्ट्र में उन्होंने पीडियाट्रिशियंस का एक टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स बना दिया है। और आपको ये भी देखना होगा कि पीडियाट्रिक्स पूरा सेटअप तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सेकंड वेव में थोड़ी हमारे तरफ से, हम लोगों की तरफ से एंटीसिपेशन फेलियर रही थी, और आपने देखा होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत और बेड्स वगैरह की, आईसीयू बेड्स की दिक्कतें आई थी। तो इस बार ये चीज मान के चलना चाहिए कि पीडियाट्रिक ग्रुप्स अफेक्टेड होंगे, क्योंकि उनको अभी वैक्सीनेटेड भी नहीं है। और ये जो मैग्नीट्यूड है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो इस पे भी डिपेंड करेगी कि आप कितना % वैक्सीनेशन आप कर लेते हैं नवंबर दिसंबर तक, कितना पॉपुलेशन इम्यून हो जाता है। दूसरी चीज आपकी तैयारी जो है आपको दोनों करना होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स, पीडियाट्रिशियन एंड स्टाफ नर्सेज जो पीडियाट्रिक वार्ड में काम करती हैं, उनका एक नंबर आपको एकत्र करना होगा, और पीडियाट्रिक आईसीयू के बेड्स आपको बढ़ाने होंगे। मुझे लगता है कि इस बार सरकार थोड़ी सी ज्यादा जागरूक है और ये मैनेज हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है कि पिछले दूसरी कोरोना की लहर से सबक लेते हुए कम से कम इस बार सरकार थोड़ी ज्यादा जागरूक लग रही है, और उम्मीद यही कि कम से कम जहां भी कमियां रह गई थी उसको सरकारों की ओर से दूर किया जाएगा। इस बीच हमारे साथ आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कई और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि चेयरमैन है सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद चंद्रा, प्रोफेसर हैं न्यूरो सर्जरी एम्स राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हैं। डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं और कोविड केयर एक्सपर्ट हैं सर्वोदय हेल्थ केयर से। डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा, सीधे आपका ही रुख करते हुए, यहां पर डॉक्टर मनोज कुमार ने एक महत्वपूर्ण बात कही, खासतौर से बच्चों के लिए। अभी तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का ही वैक्सीनेशन बाकी है, और दिसंबर तक की तैयारी सरकार की ओर से कही जा रही है कि दिसंबर तक देश की इस बड़ी आबादी को हम वैक्सीन लगा देंगे। उससे कम की आबादी की बात करें, खासतौर से अगर जिक्र करें, 12 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद तकरीबन 16 करोड़ है, और 18 साल से नीचे की बात करें तो एक बड़ी आबादी उनकी है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इनको वैक्सीन भी नहीं लगना है, इनकी हिफाजत कैसे करें, इनको महफूज कैसे करें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होगा तो ये बच्चे होंगे। उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या सलाह देंगे, और साथ ही हिंदुस्तान आज की तारीख में अपनी तैयारियों के साथ कहां खड़ा है? आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, अभी हमारा जो पूरा एम चल रहा था वो अडल्ट्स को वैक्सीनेशन करना था। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका हमारा एम चल रहा है कि हम 2021 के एंड तक उन सबको वैक्सीनेट कर लें। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी कोवैक्सिन है, कोविशील्ड है, बाकी की जो वैक्सीन हैं,
कोविड वायरस की, उसकी की सारी 12 साल से कम वाले बच्चों के लिए रिसर्च स्टडीज शुरू होने वाली हैं। जुलाई अगस्त, मैं हमेशा कहता हूं जुलाई अगस्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल महीने होंगे, क्योंकि हमारे पास इनकी सेफ्टी, ये कितनी फायदेमंद है, इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एफिकेसी कितनी है, इन वैक्सीन का बहुत ही क्लियर आउटपुट हमारे सामने आएगा। इसी के साथ साथ जो इस बारी की, जैसा कि डॉक्टर मनोज ने भी कहा कि हमारे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सतर्क है, डॉक्टर्स काफी ज्यादा अवेयर हैं, हम प्रॉब्लम्स को नहीं आने देना चाहते। इसी वजह से गवर्नमेंट का मेजर एम होना चाहिए कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे 12 साल से कम के हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लार्ज स्केल वैक्सीनेशन कैंप्स लगने चाहिए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे जिससे हम लोग बच सकते हैं और अपनी यंग जनरेशन को बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क लगाना, स्पेशली डबल मास्क लगाना, हाथ की हाइजीन रखना और साथ साथ भीड़ वाली जगहों पे ना जाना, जब तक आप इन 3 चीजों के, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं या एटिकेट्स बोलते हैं, अगर हम ये 3 चीजों को पूरी तरह इनका रिलीजियसली पालन करेंगे, हमारे पूरी जनरेशन, चाहे यंग हो चाहे अडल्ट्स हो, सब सेफ रहेंगे। एंड इसमें बच्चों का बहुत मेजर रोल रहेगा और पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल रहेगा इस चीज को इनकलकेट कराने में, समझाने में। सो आई थिंक जब तक हमारा वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अप्रूव नहीं होता है, तब तक केवल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ही अपना मेजर डिफेंस मैकेनिज्म बना के रखें। बिल्कुल। डॉक्टर शरद चंद्र, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि बच्चों के अलावा सबसे ज्यादा अगर चुनौती बड़ी बनकर सामने आई है वो तो हमने देखा गांवों में, एक तो स्वास्थ्य सुविधाओं की उस तरह की उपलब्धता वहां पर देखी नहीं जा रही है। कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां का बुरा हाल है, लोगों को शहरों तक जाना पड़ता है ताकि वो वहां पर अपना सही तरीके से इलाज कर पाए। गांवों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। ऐसे में तीसरी लहर की चुनौतियों के मद्देनजर आप सरकार को क्या सलाह देंगे और मौजूदा वक्त में तीसरी लहर से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी अभी की है, आप क्या बताएंगे? जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं 1-2 मिनट लूंगा इसमें। जी देखिए, गाँव का सिचुएशन बिल्कुल अलग है। गाँव में हमें सबसे पहले फियर को कम करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं। एक तो लोग सोचते हैं, इसमें डुअल मोडालिटी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, हम तो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा डर है। तो सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि कोरोना 90-95% में अपने आप ही ठीक हो जाती है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट दवाई होती है पैरासिटामोल या क्रोसिन। इसकी कमी गांव में नहीं होना चाहिए। बाकी आया आइसोलेशन गांव में एक प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसमें एडवांटेज है कि बहुत सारे गांव खुला है। तो अगर किसी को बुखार होता है तो उनको अपने कमरे में मत रखिए या एक ही झोपड़ी में मत रखिए। आप उनको बाहर चारपाई में लेटा सकते हैं, पेड़ के नीचे लेटा सकते हैं, क्योंकि आजकल मौसम भी ज्यादा खराब नहीं है, काफी ठीक है। तो इससे एक अच्छी आइसोलेशन भी हो सकती है। तीसरी चीज है कि हमारा जो भी हमारे जैसे गांव में वैक्सीनेशन जो प्रोटोकॉल्स हैं, वैक्सीनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सदियों से वैक्सीनेशन हम गांव में बहुत सारी बीमारियों के करते आ रहे हैं। तो इसमें जितने भी वैक्सीनेशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमें 100% एक्टिवेट करना चाहिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आशा वर्कर्स। तो आशा वर्कर्स डोर टू डोर जाके ये पूछ सकते हैं, जैसे किसी को अगर बीमारी है, किसी को बुखार है, तो वो पल्स ऑक्सीमीटर से उनका सैचुरेशन चेक कर सकते हैं, उनको एजुकेशन दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप अपने आप को दूर कैसे रख सकते हैं, कैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर गांव में अपने आप करा सकते हैं। और उसी टाइम ही अगर सब लोगों का वैक्सीनेशन डोर टू डोर हो जाएगा तो वो बहुत ही अहम चीज हो सकती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे 100 लोग या 125 लोग या 150 लोग से ज्यादा लोग नहीं रहते हैं रिमोट एरियाज में। इसलिए इनको डोर टू डोर कवर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इसमें एडवांटेज ये है कि अगर हमने छोटे गाँव को अच्छी तरह कवर कर लिया तो ये जो मोडालिटी ऑफ स्प्रेड है ये रुक जाएगी। तो जहाँ जिस जगहों में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर वो जगह वैक्सीन से कवर हो जाए तो इसमें हमें बहुत अच्छी एडवांटेज मिल सकती है। बिल्कुल। चौथी बात है, मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है जी, लेकिन गांव में बहुत सारे क्वैक्स भी काफी प्रेवलेंट है। तो जैसे कि आपको डिलीवरी करानी है तो बहुत लोग आया के पास ही जाते हैं, जो क्वैक्स हैं, जो ऑथराइज नहीं है, फिर भी वो डिलीवरीज कंडक्ट करते हैं।
वैक्सीनेशन के लिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के एजुकेशन के बारे में अगर हम एक तरह का हम एक्टिवेट करके इनको भी अपने साथ ले लें, क्योंकि बहुत सारी जगहों में हो सके ऑथराइज्ड हेल्थ वर्कर्स की नेटवर्क्स ना हो, तो इन जगहों में अगर इनको हम अपने साथ लेके इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके बिल्कुल हम बताएं कि आप भी अगर डोर टू डोर कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो कवरेज है बहुत एक्सटेंसिव होता है, बिल्कुल मोर देन द रेगुलर हेल्थ केयर वर्कर्स। बिल्कुल, तो ये भी अगर हम अपने साथ ले लें तो ये एक बहुत बड़ी कवरेज हमें मिल सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है और उम्मीद यही कि इस सलाह को जो हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्यों की सरकार हो, वो इसको जरूर सुनेंगे और लागू करेंगे, क्योंकि दूसरी लहर ने अपने पीछे बहुत सारे सबक छोड़े हैं और उस सबक को तत्काल सीखकर आगे की तैयारियों में हमें जुटना होगा, वरना आगे और बड़ी परेशानी लिए तीसरी लहर हमारे सामने दस्तक देने को तैयार है। अक्टूबर नवंबर के आसपास इस तरह की स्थिति बन सकती है। ऐसे में और किस किस तरह की होनी चाहिए तैयारी अपनी डॉक्टर? दूसरी लहर से हमने क्या सीखा और तीसरी लहर के लिए क्या है हिंदुस्तान की तैयारी, इसी बात को लेकर लगातार देश के बड़े जाने माने डॉक्टर्स के साथ हमारी चर्चा जारी है। डॉक्टर मनोज, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्या वक्त की मांग इस समय यह है कि एक मजबूत स्वास्थ्य क्रांति इस देश में लेकर आया जाए और जिस तरह के अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर हाल ही में या इसके पहले तैयार किए गए हों उनको मजबूती प्रदान की जा सके, क्योंकि दूसरी लहर में कहीं ना कहीं इसकी बड़ी कमी देखने को मिली, जिसके बाद एक बड़ी आबादी इससे इफेक्ट भी हुई। क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में न सिर्फ स्वास्थ्य बजट बढ़ाया जाए, बल्कि जितने भी अस्थायी निर्माण किए गए हैं स्वास्थ्य की दिशा में उसको स्थायी, उसको पूर्णता दी जाए, तभी एक मजबूत दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है तीसरी लहर के मद्देनजर? चित्रा जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि कुछ तो चेंज होने की जरूरत है, कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। और हमने देखा कि किस तरीके से हमारा सिस्टम बिल्कुल, हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया, जबकि तमाम हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिकल्स, नर्सेज ओवर ड्यूटी करके या उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसके बावजूद भी बहुत कम पड़ा, कहीं कहीं तो बहुत दिक्कत से महसूस हुई। तो निश्चित रूप से रिवैम्प करने की जरूरत है और इसको पहले बढ़ाने की, ये फायर फाइटिंग मोड पे नहीं होना चाहिए, ये पहले से एंटिसिपेट करके और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जो भी अस्थायी स्ट्रक्चर्स बने हैं, जो भी हॉस्पिटल्स बने हैं, उसको मेंटेन करना, उसको चालू रखना, क्योंकि जस्ट जिस दिन अचानक ये बात, मैं मानता हूँ कि पैंडेमिक इसी तरह की होती है, अगर दिन भर में 4 लाख केसेज आएंगे दिन भर में, तो उसको पूरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कोई भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि उसको झेल ले, लेकिन फिर भी हम उसको पहले से अगर तैयार रखते हैं तो इसको कम कर सकते हैं। जो लॉस होता है, जो नुकसान होता है, जितनी जाने जाती है उसको हम कम कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी स्ट्रक्चर हमने सेकेंड वेव में खड़े किए हैं उसको मेंटेन रखना, उसको और इम्प्रूव करना, जैसे उसमें पीडियाट्रिक आईसीयू केयर को जोड़ना, क्योंकि जब बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों के हिसाब से एक गाइडलाइंस, एक प्रोटोकॉल ड्रिवन मैनेजमेंट की कोशिश करनी चाहिए पहले से, क्योंकि पैरासीटामोल का डोज भी बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पैरासीटामोल है, चाहे उनको एंटीबायोटिक्स लगेगी या कुछ एंटीवायरल देने की जरूरत पड़ेगी, और कुछ परसेंटेज होंगे जो सीवियरली इल होंगे, जैसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेना पड़ेगा, तो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट सबकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे हालत के लिए आपको तैयार। बिल्कुल, अपने बाकी के भी मेहमानों के पास में जाऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद यही, देखिए कम से कम 4 से 5 महीने का वक्त हमारे पास है तीसरी लहर के लिए। ऐसे में तैयारी बड़ी करनी होगी, चाहे तीसरी आए चौथी आए, हिंदुस्तान की अपनी तैयारी कम से कम स्वास्थ्य की दिशा में पूरी होनी चाहिए। दूसरी लहर का सबक हमें यही देता है। अपने डॉक्टर से जानेंगे और भी बातें। हमें दूसरी लहर, आगे तीसरा कहर, उसके लिए हिंदुस्तान की क्या है तैयारी, इसी बात को लेकर देश के जाने माने डॉक्टर्स के साथ लगातार हमारी ये चर्चा जारी है। देश में जब अनाज की कमी थी हमने हरित क्रांति की, नौनिहालों के लिए जब दूध की कमी हुई हमने श्वेत क्रांति की, 90 के दशक में आर्थिक मोर्चे पर जब हिंदुस्तान जूझ रहा था उस समय हमने आर्थिक सुधार किए। मौजूदा वक्त में जब हम सब ने देखा कि किस तरह से दूसरी लहर ने हिंदुस्तान को परेशान कर दिया, तो क्या वक्त स्वास्थ्य क्रांति का है और आगे इस दिशा में कैसे कदम आगे बढ़ाए जाने चाहिए, डॉक्टर से हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से अपने राज्य की तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, पहले वो सुनिए। आप सबसे मेरी अपील है, हम इस महामारी से सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। इस बृहद अभियान के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के आम नागरिक को भी जागरूक करना पड़ेगा। जितना बचाव कर सकता है करें, अन्य लोगों को बाहर निकलना ही है
आवश्यक कार्य से, तो वे मास्क और 2 गज की दूरी का पालन अगर कर सकें तो कोविड से बचने के लिए उत्तम उपाय है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात है उसको जरूर बरतें, दोनों चीज़ों के लिए। एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और दूसरा ये कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। आज इस स्थिति में पहुंच गए मध्य प्रदेश। आज लगभग 1800 के आसपास पॉजिटिव केस पूरे प्रदेश में आए हैं। हमारे एक्टिव केस अब घट के 33,000 के आसपास रह गए। अब पॉजिटिव केस की जो संख्या आ रही है उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा सकती है। एक पॉजिटिव आया, हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, किससे मिला, परिवार के सदस्य, बाकी लोग, और जो पॉजिटिव आया उसको तत्काल हम कोविड केयर सेंटर में भेजेंगे ताकि ढंग से दवाइयाँ, उपचार मिल जाए, स्प्रेडर के रूप में वो ना घूमे, और उससे संपर्कित लोगों में अगर संक्रमण है तो तुरंत पकड़ेंगे ताकि संक्रमण को हम बढ़ने से रोक सकें। इसलिए कोविड केयर सेंटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। साथ में घर घर सर्वे का काम भी हमारे चलेगा। कोविड के मामलों में हिमाचल में हमने देखा कि गिरावट तो काफी आई है। 40,000 से अब एक्टिव केस का नंबर हमारा मेरे ख्याल में 20,000 तक आ गया, और 20,000 आने के बाद इससे मालूम पड़ता है कि हम काफी हद तक जो है उसमें ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक फिर भी जो डेथ हो रही है वो चिंता का विषय जरूर बना बहुत। तो अलग अलग राज्य अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। यकीनन दूसरी लहर ने एक बड़ा सबक छोड़ा है, जो कमियां रह गई उसको तत्काल दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। इन सब के बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली में लगातार कोरोना के आंकड़े कम होते हुए चले जा रहे हैं, जो राजधानी दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। इसी वजह से अब अनलॉक की प्रक्रिया भी राजधानी दिल्ली में शुरू की जाएगी। सोमवार से लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली में 24 घंटे में 956 दिल्ली में सुस्त पड़ गई है कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना के सक्रिय मरीज 13,000 के आसपास जाकर पहुंच चुके हैं, और दिल्ली में 24 घंटे में सिर्फ 956 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जो दिल्ली वासियों के लिए कम से कम राहत के संकेत देता है। डॉक्टर चारुदत्त, सीधे मैं आपका रुख करते हुए, 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 956 केस दर्ज किए गए हैं, जो 2 महीने में सबसे कम है ये नए केस। किस तरह की राहत इन आंकड़ों के जरिए महसूस की जा सकती है दिल्ली वालों के लिए? ये बहुत ही अच्छी खबर है जो भी आपने बताई है कि हमारे दिल्ली में कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं। इवन सबके हिसाब से जो हमारे भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन सबके एक्सपर्ट्स के हिसाब से सेकेंड वेव पीक खत्म हो चुका है, डिक्लाइन शुरू हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये हम वी मस्ट कंटिन्यू, हमें इसी चीज को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। पर हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस वेव से क्या सीखने को मिला। क्या हम इस बारी भी उतने ही फिर लूज हो जाएंगे? क्या हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना भूल जाएंगे? क्या हम फिर से भीड़ भड़के वाली जगहों पे चले जाएंगे, बिना मास्क लगाए हाथ का हाइजीन करना भूल जाएंगे? अगर हम इस वेव से भी, इतना ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होने के बावजूद भी अगर हम नहीं सीखे हैं, तो थर्ड वेव में हमें सेम प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि प्लीज इस वाली वेव से जो हम लोग इसके थ्रू अभी चल रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइम था, हेल्थ केयर सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया था। जैसा कि बाकी ने भी बताया कि फायर फाइटिंग एटीट्यूड में हम लोगों ने काम किया है, वो हम थर्ड वेव में ना देखें। हम ट्राई करें कि इसको पहले ही रोक लें, चाहे कोई भी टाइमिंग हो, कितनी भी सिविरिटी हो, हम इसको पहले ही रोक लें। जितना हम अपने में कर सकते हैं उतना ही अपने को डिसिप्लिन करें, जिससे थर्ड वेव की सिविरिटी कम से कम रहे। बिल्कुल। अब उसके लिए क्या करना होगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर शैलेश जैन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लंग्स ट्रांसप्लांट के। डॉक्टर शैलेश जैन, आपसे मेरा सवाल है, अभी भी डॉक्टर की ओर से इस बात को एडमिट किया गया है कि अगर तीसरी लहर को रोकना है तो पहले ही अपनी तैयारियों को पूरी तरह से सुनिश्चित करना होगा। ऑक्सीजन की किल्लत हमने दूसरी लहर में देखी, दवाइयों की कमी का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ा, लोग इधर उधर भटकते हुए नजर आए। अस्पताल के बाहर लंबी लंबी कतारों में हम सब ने देखा, एम्बुलेंस के भीतर किस तरह से मरीजों का इलाज हो रहा था, और अब डॉक्टर्स भी लगातार 24 घंटे रातों दिन अपना एक करके लोगों की सेवा में जुटे रहे। ऐसे में तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले ही वो कौन से इंतजाम किए जाए ताकि
किसी भी तरह की चुनौती या फिर परिस्थिति हो, हिंदुस्तान उसका डट कर मुकाबला कर पाए? देखिए चित्रा जी, इसमें दो चीजें हैं। पहला, जो वायरस ने सेकंड वेव हमारे हिंदुस्तान के अंदर किया 1.167, अगर उसका म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होके डिपेंड्स कि कौन सी कैटेगरी का वायरस बनता है। अगर ज्यादा विरुलेंट कैटेगरी का बनता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। अगर वो कम विरुलेंट कैटेगरी का बनता है तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। पहली चीज, वो चीज हमारे हाथ में नहीं है। अब बात आती है हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में दो चीजें हैं। पहला, एक हमारा समाज, दूसरा हमारी सरकार। तो समाज के लेवल के ऊपर जो सरकार बार बार उनको बोल रही है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको वैक्सीनेशन भी करवाना है, आपको सैनिटाइज भी करना और मास्क भी लगाना है। इन चार चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वैक्सीनेट करवाने की, जरूर वैक्सीनेट कराइए ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेशल्स कंट्री, जहां की पॉपुलेशन सिर्फ मात्र 1 लाख है। 1 लाख में से 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई। 80% पॉपुलेशन में से 60% लोगों को दोबारा कोविड हुआ, बट जो कोविड उनको हुआ उसकी कैटेगरी सिर्फ माइल्ड कैटेगरी थी, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो पहली चीज, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। दूसरा, हमें ये समझना पड़ेगा चित्रा, हमारे यहाँ पे दो सेक्टर हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब कोई भी ऑफिस है, कॉर्पोरेट है, जहां पे आप सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन भी कर सकते हैं और मास्क भी लगा सकते हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो रेहड़ी वाला है, जो रोड साइड रिक्शे वाला है, जो सब्जी मंडी है, वहां पे आपने फर्स्ट वेव में भी देखा, सेकंड वेव में भी देखा, इवन लॉकडाउन के दौरान भी आप किसी भी सब्जी मंडी में जाए तो आप देखेंगे वहां पे कोई भी प्रोटोकॉल का फॉलो अप नहीं हो पाता। तो हमें उसमें बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस की जरूरत है। ये तो हुआ समाज के लेवल के ऊपर। और सरकार के लेवल के ऊपर जो सबसे ज्यादा जरूरत है, अब ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज हमारा दिल्ली का आंकड़ा 1000 के नीचे रहा, बट हमें हर पेशेंट की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट माइल्ड सिम्टम का भी आता है तो आप ये मैंडेटरी कर दीजिए कि उसको स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन चाहिए। बिकॉज सेकंड वेव के दौरान काफी देखा गया कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, फिर भी पेशेंट आराम से घूम फिर रहा है। तो स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन इज वेरी मैंडेटरी। सेकंड, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जरूर कीजिए। थर्ड, कौन सा वायरस म्यूटेंट आया है इसके लिए जीनोमिक सीक्वेंसेस जरूर कीजिए। और फोर्थ, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी पेस के ऊपर आप पूरे हिंदुस्तानियों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, वैक्सीनेट करने की कोशिश। बिल्कुल। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए अभी दिसंबर तक, क्योंकि एक बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचने में वक्त लगेगा, इस वजह से दिसंबर 2021 की तारीख तक का वक्त तय किया गया है। अब यहां पर मैं सीधे डॉक्टर शरद आपका रुख करते हुए, चूंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है जो जानकारी बाकी डॉक्टर्स की ओर से दी गई है, अब ऐसे में दो सवाल मेरा आपसे ये, पहला ये कि क्या दवाइयों की किल्लत और ऑक्सीजन की कमी को दुरुस्त करने की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये, वैक्सीनेशन को लेकर अगर अक्टूबर के आसपास कहा जा रहा है तीसरी लहर आएगी, अब उस समय तक एक बहुत बड़ी आबादी ऐसा नहीं होगा कि उसको वैक्सीन लग चुकी होगी, ऐसे में किस तरह का व्यवहार जो आम जनता है उसको अपनाए जाने की जरूरत है? क्योंकि दिल्ली और आसपास के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे ही सही कोरोना का पीक बीत जाने के बाद अब वहां पर अनलॉक की दिशा में भी राज्य सरकारें कदम आगे बढ़ा रही हैं। तो लोगों की भागीदारी को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए ताकि इस जंग में हम कामयाब हो पाए? डॉक्टर शरद के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर शाहरुदत्त, अगर इसका जवाब आप दे पाए। मैम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम थर्ड वेव की तरफ डिफरेंट स्टेट्स, हम ऑल्दो हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं, पर हमें ये सोचना है कि अगर स्टेट्स अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू कर रही है तो वो सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उतने ही डिसिप्लिन मेंटेन करके चलें और कोई भी अपना लेट लूज बिहेवियर ना ओपन में करें। अब जैसे कि बाकी डॉक्टर्स ने भी कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अनलॉकिंग के टाइम इसके इश्यूज आ सकते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इसका बहुत ही ज्यादा ढंग से पालन करना पड़ेगा कि सब लोग इसको ऑर्गेनाइज तरीके से फॉलो करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज हैविंग डोर टू डोर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की ड्राइव को हम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे उतना ज्यादा हम इससे बच के रह पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वैक्सीनेशन की दिशा में क्या तेजी से कदम आगे बढ़ाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डॉक्टर मनोज कुमार, क्योंकि हाल ही में कई सेंटर को हमने बंद होते हुए भी देखा है वैक्सीन की किल्लत की वजह से। हालांकि उन तमाम कमियों को दूर किए जाने की कोशिश सरकार की ओर से लगातार जारी है, लेकिन अभी उसी पर सिर्फ भरोसा करके नहीं रहा जा सकता। ऐसे में जो आम जनता आपको सुन रही है उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, शुरू में हमने 16 जनवरी को जब आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसके बाद से करीब 20 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया, बट एग्जैक्टली डबल डोज तो बहुत कम परसेंटेज वाले को मिला है। बट शुरू में ये वैक्सीन हेसिटेंसी काफी रही और दुष्प्रचार भी रहा वैक्सीन के लिए। मैं ये कहूंगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड की एफिकेसी शुरू में 70% बताई थी। अभी रिसेंटली एक डेटा आया पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में,
उसमें जो रियल वर्ल्ड में 90% एफिकेसी है। तो लोगों को ये सबसे पहले समझना होगा कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैक्सीन जब आपका समय आए तो आप जरूर लगवाएं। दूसरी चीज कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट नेग्लिजिबल है। अगर आप कोविड के कॉम्प्लिकेशंस के सामने देखें तो उसमें कोई तुलना ही नहीं है। तो वैक्सीन लगवाना है, बट वैक्सीन की जो एक सप्लाई की जो है एक बॉटलनेक है, वो प्रोडक्शन की है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब सरकार कोशिश कर रही है कि जितना वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकें लोकली, कुछ इंपोर्ट भी किया जा रहा है। जैसे आपको फाइजर मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो भी आने वाली है, बायोलॉजिकल ई के साथ जॉनसन की वैक्सीन आने वाली है। तो वैक्सीन आएगी, आयात भी होगी, और यहाँ जो प्रोडक्शन है उसको भी रैंप अप किया गया है। तो मुझे लगता है वैक्सीन मिलेगा। एग्जैक्टली ये 1 करोड़ पर डे वैक्सीनेशन का टारगेट जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, कितना हद तक मिलेगा ये कहना मुश्किल है, बट जिनको भी मिलता है वो अब इस समय बिना वक्त गवाए हुए जाके वैक्सीन लगा दें। देखिए दोनों डोज जरूरी होता है, फर्स्ट डोज प्राइमरी डोज, देन बूस्टर डोज। कंप्लीट इम्यूनिटी बूस्टर डोज के 2-3 वीक्स बाद आती है, बट डेफिनेटली फर्स्ट डोज से भी आपके एंटीबॉडीज बॉडी में बनती है, और वो जब गिरती है उसके पहले बूस्टर डोज। ये वैक्सीनेशन का बेसिकली जो है पीछे साइंस है प्राइमरी डोज और सेकेंडरी डोज का। तो कम से कम 1 डोज वैक्सीन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जहां तक केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में ये दलील दी थी कि भाई वो घर से डोर टू डोर वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन के लिए आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन पीरियड की जरूरत होती है। बट मुझे लगता है कि लार्जर पॉपुलेशन में लगा है, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, एनाफाइलेक्सिस या जो बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन वो कम है। तो इनको अब डोर टू डोर कैंपेन के आधार पे पंचायत में जाके छोटे जहाँ पे ग्राम पंचायत है, गाँव में भी वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और लोगों को मैं ये जस्ट निवेदन करूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करें, और जब भी आपको वैक्सीन का मौका मिले या जब भी आपका नंबर आए जाके जरूर वैक्सीन लगाएं, साइड इफेक्ट्स और दुष्प्रचार से बचें। और वैक्सीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति है उसको तत्काल दूर किए जाने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है कि सरकार जागरूकता भी फैलाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनको वैक्सीन लगने के बाद 1-2 दिनों तक बुखार आता रहा या कमजोरी महसूस होती रही। उन लोगों के भीतर एक डर का माहौल भी देखने को मिला, खासतौर से गांवों में लेकर इसको भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांवों में वैक्सीन लगवाने से बचने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और इस तरह के वीडियोज हमारे पास आ रहे हैं जो यकीनन चिंता का सबब है। डॉक्टर शैलेश जैन, ऐसे में मैं आपका रुख करते हुए, एक तो भ्रम की स्थिति को दूर करना यह सरकार की जिम्मेदारी है ताकि वो लोगों को जागरूक करे, लेकिन मेरा सवाल आपसे, तीसरी लहर तो अक्टूबर के आसपास आने की बात कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इसको लेकर भी डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को जो कोरोना को मात दे चुके हैं या फिर जिनके भीतर ब्लैक फंगस को लेकर डर का माहौल है, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? मैं उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा चित्रा आपसे, हर हिंदुस्तानी से पहले सबसे ज्यादा रोल आज तक जैसे पॉपुलर चैनल्स का है पब्लिक को गाइड करने के लिए, पब्लिक को एजुकेट करने के लिए। हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चलता है कि अभी कोरोना की जैसी सेकंड वेव गायब होगी, हमारे हर चैनल से कोरोना के बारे में डिस्कशन भी गायब हो जाता है। यू जस्ट मेड ए प्रोटोकॉल कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हर हिंदुस्तानी को ढंग से समझाना है। अब दूसरी बात हम जो वैक्सीन की कर रहे थे, मेरा अनुभव और मेरा डिस्कशन जो डॉक्टर अरोड़ा से भी हुआ है, जो कोरोना की हिंदुस्तान के अंदर मुहिम चला रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वैक्सीन के मामले में हम बाहर से वैक्सीन नहीं मंगा पाएंगे, चाहे फाइजर की हो, चाहे मॉडर्ना की हो, चाहे J&J की हो। 1 या 2 महीने के अंदर आप हिंदुस्तान के अंदर 1 या 2 कंपनी को और देखेंगे जो mRNA बेस्ड और DNA बेस्ड वैक्सीन लेके आ रहे हैं, और खासतौर से जो DNA बेस्ड वैक्सीन आएगी वो सिंगल डोज की वैक्सीन आएगी। अब आप कह रहे थे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस की हम बात करते हैं, ये बिल्कुल समझिए कई स्टेट के अंदर ऐसे पेशेंट भी आए जिन्होंने ऑक्सीजन भी नहीं लिया, जिन्होंने स्टेरॉइड भी नहीं लिया, जो बेचारे माइल्ड पेशेंट थे, होम आइसोलेशन के अंदर थे, उनके अंदर भी ब्लैक फंगस मिला है। तो हमें सबसे पहले तो ये एस्टेब्लिश बात करना जरूरी है कि ब्लैक फंगस का मेन इटियोलॉजी क्या है, क्या ये स्टेरॉइड है, क्या ये डायबिटीज है। पर जो मोटे तौर पर समझ में आ रहा है ये बिल्कुल है। अगर आपने इरेशनल यूज किया स्टेरॉइड का, अगर आपका शुगर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड अनकंट्रोल रहा है, अगर ऑक्सीजन आपका स्टेराइल वाटर में नहीं लिया, तो चांसेस ऑफ ब्लैक फंगस और दूसरे फंगस के ज्यादा रहते हैं। वक्त की मेरे पास कमी है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है, लेकिन लोगों को डरने की नहीं, जागरूक रहने की जरूरत है। हमारे डॉक्टर्स लगातार यही बातें और यही सलाह देश की जनता को दे